नमस्कार दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन हमारा सब्जेक्ट है और हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में फोर्थ यूनिट हमने स्टार्ट की है। कल हमने ओवरव्यू दिया था सी प्लस प्लस का और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में ये चौथी यूनिट है हमारी। लेकिन इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट तीनों यूनिट देखी और जहां तक हमने देखा कि पहली यूनिट में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया। उनकी स्पेशलिटीज क्या है, उनका कोड में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। दूसरी यूनिट में दोस्तों हम लोगों ने यूएमएल के बारे में देखा कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो हम किस तरीके से उसका यूज करके अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो हमें कौन कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरीके से एनालाइजेशन करना चाहिए, किस तरीके से डायग्राम्स ड्रॉ करने चाहिए। इससे रिलेटेड सारी चीजें हमें सेकेंड यूनिट में मिली। यूएमएल ने हमें प्रोवाइड किया कि हम स्ट्रक्चरल डायग्राम क्रिएट करें तो किस तरीके से करें, अगर हम पर्टिकुलर सिस्टम के डायनेमिक एस्पेक्ट्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरीके से डायग्राम को क्रिएट करें, और कौन कौन से सिंबल, कौन कौन से रिलेशनशिप का यूज करें। हमने तरह तरह के रिलेशनशिप देखे, डिपेंडेंसीज देखी, एग्रीगेशन देखा, एसोसिएशन देखा, मल्टीप्लिसिटी देखी। तो पर्टिकुलर ये सारी चीजें यूएमएल ने प्रोवाइड की है, यानी कि एक ऐसा उसने हमें वे दिया जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चर को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा बॉक्स लेना है, कहाँ पे कौन सा एरो लगाना है, तो ये सारी चीजें हमें यूएमएल ने प्रोवाइड की। देन उसके बाद से हम लोग थर्ड यूनिट में आए और थर्ड यूनिट में हमने देखा कि जो हमने डिजाइन क्रिएट किया है उस डिजाइन को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं कि किस तरीके से हम उसका ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको और ज्यादा क्लियर, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम कर सकते हैं। एल्गोरिथम को अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से अगर हम एल्गोरिथम को डिजाइन कर रहे हैं तो एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या फंडे अपनाने होंगे कुल मिला जुला के, या फिर हम ये कहें कि अगर हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं तो हम ये सारी चीजों को देखते हुए एल्गोरिथम को डिजाइन करें कि वो एल्गोरिथम पर्टिकुलर हमारे सिस्टम के लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एक एल्गोरिथम को या एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स का यूज किया जाता है, लेकिन हमें ये फाइंड करना होता है कि पर्टिकुलर अगर नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स है तो कौन सा अल्टरनेट एल्गोरिथम होगा जो कि हमारे सिस्टम के लिए बेस्ट होगा, जो हमारे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा और इसकी वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ाएगा। ये सारे, और इसके अलावा हमने देखा कि प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सब हमने अपने थर्ड यूनिट में देखा। उसके बाद से दोस्तों कल हमने फोर्थ यूनिट अपनी स्टार्ट की और फोर्थ यूनिट में हमने सी प्लस प्लस, क्योंकि जो हमारा ये सब्जेक्ट है फोर्थ वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर है और उसमें दो तरीके की प्रोग्रामिंग यूज होती है दोस्तों, एक आपकी सी प्लस प्लस और एक आपकी जावा, और भी है, लेकिन मोस्टली हम सी प्लस प्लस जावा का नाम बार बार लेते हैं। सी प्लस प्लस की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि सी प्लस प्लस जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, ये प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों का मिक्सचर है, यानी दोनों को अडॉप्ट करता है, इसको इसलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जावा जो है वो हमारी फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो दोस्तों कल हम लोगों ने हमारी चौथी यूनिट बेसिकली सी प्लस प्लस के ऊपर बेस्ड है। तो कि सी प्लस प्लस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, किस तरीके से इसका सिंटैक्स लिखा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आपके फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल देखा था कि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग आल्सो। ठीक है ना, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। चार इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, या फिर हम कहें कि ये चार पिलर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। एक आपका इंकैप्सुलेशन,
एक आपका डाटा हेडिंग, एक आपका इनहेरिटेंस, एक आपका पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके बारे में हमने कल दोस्तों डिस्कस की थी कि एक्चुअल में ये है क्या या किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने ये सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में देखा था। हमने सी प्लस प्लस क्यों लर्न कर रहे हैं, यूज क्या है सी प्लस प्लस का, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में देखा था। दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो हमें पता है कि देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग में तीन चीजें होती हैं। एक आपका हेड होता है, एक आपका बॉडी होती है, बॉडी हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती है, सॉरी, और कर्ली ब्रैकेट को उसके बाद आपका एक सॉरी ये फिर आपका टेल होता है। ये कर्ली ब्रैकेट, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट आपका, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ। तो ये तीन चीजें हैं आपकी, एक हेड, एक बॉडी, एक टेल। ये मोस्टली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीजें होती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों हेड की और टेल की, तो ये दोनों कॉमन होते हैं। हेड और टेल जो है ये आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो आपकी बॉडी है मोस्टली चेंजेस उसी में होते हैं, ठीक है। तो अगर यानी जो भी अलग अलग ऑपरेशन या परफॉर्म करते हैं या जो भी नई नई कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सारी चीजें हम बॉडी के अंदर ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a C++ program is structured in a specific and particular manner. In C++, a program is divided into the following three sections. एक आपका है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, एक है आपका मेन फंक्शन और एक है आपका फंक्शन बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन हमें पता है, और फंक्शन बॉडी जो मैंने बताया कि सारे चेंजेस हम बॉडी के अंदर करते हैं, लेकिन वो जितने भी चेंजेस हम बॉडी में करते हैं वो सब मेन फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सी प्लस प्लस की, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि तीन तरह की प्रोग्राम, जो ये तीन पार्ट है सी प्लस प्लस के, आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, मेन फंक्शन और फंक्शन बॉडी सेक्शन, ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या है और ये किस तरीके से सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो आपको ये एग्जांपल दोस्तों शो हो रहा होगा, ये एग्जांपल आपको शो हो रहा होगा दोस्तों। इसमें आप देख रहे हैं ये जो है आपका क्या है, इंक्लूड, ये आपका लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है ना। अगर हम आप इसकी बात करें तो ये आपका मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर ये जो पैरामीटर दिया हुआ है, उसके नीचे ये जो काउंट जो लिखा हुआ है, ये रिटर्न लिखा हुआ है, ये सब क्या है, तीसरा वाला पार्ट यानी कि बॉडी, बॉडी सेक्शन है ये क्या है आपका बॉडी सेक्शन, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें, अगर हम स्ट्रक्चर को अगर देख रहे हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये चीजें लिखनी है, मेन फंक्शन हमें लगाना है। अब ये जो जितनी चीजें हम ये अंदर लिख रहे हैं इस कर्ली ब्रैकेट के, वो सब कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इसी मेन फंक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है। ये जो दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, इन्हीं दो ब्रैकेट में ये पर्टिकुलर ये जो दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसी दो ब्रैकेट में के अंदर ये सारे के सारे ये जो वैल्यू है बॉडी की, वो सब इसी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर है जो कि होप सो आपको समझ में आ रहा हो। काउंट हेलो वर्ड इंड वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि या ये प्रिंट क्या करेगा, हेलो वर्ड, ठीक है ना। हेलो वर्ड क्या करेगा, प्रिंट करेगा। जब भी ये इसका आउटपुट आएगा तो वो हेलो वर्ल्ड, यही इसका आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का।
ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं और हमें पता है कि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करता है, तो वो किस तरीके से अडॉप्ट करता है, हमने आपको बताया कि हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि इनकैप्स जो मेन पिलर्स हैं आपके, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, हम पर्टिकुलर सी प्लस प्लस इन सबको सपोर्ट करता है और इन सबका यूज करके सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकता है। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि हम अगर सिस्टम के ड्राइवर्स को बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे हम सी प्लस प्लस का यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को यूज करता है। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि सी प्लस प्लस सी का ही एडवांस वर्जन है। पहले इसको हम सी विथ क्लासेस कहते थे, लेकिन बाद में हमने इसको सी प्लस प्लस कहना शुरू किया, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये डेवलप हुआ था तो हम लोग सी विथ क्लासेस कहते थे इसको, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, जो कि पहला पार्ट है हमारा, ये आपको प्रोग्राम में यहां दिख रहा होगा, ये है क्या। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। हैश इंक्लूड इज अ स्पेसिफिक पेपर प्रीप्रोसेसर कमांड that effectively copies and pastes the entire text of the file specified between the angle brackets into the source code, ठीक है ना। हैश इंक्लूड यानी कि ये प्री प्रोसेसर है जो कि हर मतलब कि हेडर फाइल के पहले लगाया जाता है, ठीक है। और जैसा कि लिखा हुआ है कि ये क्या कमांड देता है कि ये कॉपी एंड पेस्ट द एंटायर टेक्स्ट ऑफ द फाइल स्पेसिफाइड बिटवीन द एंगल ब्रैकेट इनटू द सोर्स कोड, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये फाइल को कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है, ताकि हम उसका यूज कर सकें। मोस्टली दोस्तों लाइब्रेरी फंक्शन की बात करें या लाइब्रेरी सेक्शन की बात करें, तो लाइब्रेरी सेक्शन क्या होता है कि सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ मेथड्स होते हैं जिनको एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है। और जब भी हमको उस पर्टिकुलर अगर हम जिसका भी प्रोग्राम बना रहे हैं और हमने हेडर फाइल में अगर हमने नहीं ऐड की है, तो होता क्या है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करता है, या फिर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं जो है वो मतलब कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग अगर सी में अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो हम वहां पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैथ से रिलेटेड प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमें वहां पे मैथ.h का यूज करना पड़ता है, जो कि एक हेडर फाइल है। और मैथ.h जो हमारी हेडर फाइल है वो एक ऐसी लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर सारे मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका सेट जो है वहां पे होता है। तो हम जब भी कोई फंक्शन यूज करते हैं मैथ से, कॉम्प्लेक्स मैथ से रिलेटेड, तो उस अगर मैथ.h नाम की हेडर फाइल को हमने यूज नहीं किया है, तो हमारा आउटपुट जो है वो आउटपुट हमारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। खैर बहरहाल हम अगर हम देखें तो हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर है, ठीक है ना, जो कि अगर देखें तो इफेक्टिवली कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए यूज होता है डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल को, ठीक है। अगर हम उसके बाद से बात करें दोस्तों आईओ स्ट्रीम की, तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि द फाइल विच इज अ स्टैंडर्ड फाइल दैट शुड कम विथ द सी प्लस प्लस कंपाइलर इन शॉर्ट फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, this command contain code of displaying and getting an input from the user। तो जैसा कि हम लोग सी में हमें पता है कि हम stdio का यूज करते थे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यहाँ पे सी प्लस प्लस में वही सेम हेडर जो है जो इनपुट आउटपुट को मैनेज करता था, वो यहाँ पे सी प्लस प्लस में आईओ स्ट्रीम है, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं। और इसका भी जो मेन काम है वो यही है कि जो भी हम सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट दे रहे हैं या जो हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे इनपुट और आउटपुट की अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे इनपुट आउटपुट अगर जिस लाइब्रेरी फंक्शन से बिलोंग करेंगे वो होगा आईओ स्ट्रीम, ठीक है ना। सी प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पे आईओ स्ट्रीम की जगह स्टैंडर्ड स्टूडियो लिखते थे, studio.h, और सी प्लस प्लस में हम यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखते हैं। वहां पे सी में उसका मतलब था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और आईओ स्ट्रीम में उसका मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। लेकिन काम दोनों का, वहां पे जो काम सी प्लस प्लस में स्टूडियो कर रहा था वही काम यहाँ पे आईओ स्ट्रीम कर रहा है,
ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि C++ के लिए बनाया गया है, जो कि इनपुट और आउटपुट को मैनेज करता है मेन फंक्शन के अंदर। अब जो हमारा तीसरा है वो हमारा है नेम स्पेस। तो अगर हम नेम स्पेस की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि नेम स्पेस इज अ प्रीफिक्स दैट इज अप्लाइड टू ऑल द नेम्स in a certain set. IOStream file define two names used in this program, count and end1. ठीक है, तो नेम स्पेस्ड जो स्टैंडर्ड फाइल है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इसका यूज क्यों हो रहा है ये बता रहा है कि जैसा कि बता रहा है कि ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब कि जो पहले से फिक्स किया गया है, अप्लाइड टू ऑल द नेम्स इन अ सर्टेन सेट, यानी कि पर्टिकुलर प्रोग्राम के सेट के अंदर जितने सारे नेम्स यूज हो रहे हैं उनके लिए ये पहले से नेम स्पेस नाम का जो ये कंटेंट है ये प्रीफिक्स डिफाइन किया गया है ताकि ये नेम के थ्रू उनके प्रोसेस को समझ सके। ठीक है ना, जैसा कि हमने टू नेम यूज इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में दो नेम यूज कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक आपका काउंट, ठीक है, और दूसरा है आपका इंड1। तो इंड1 और काउंट, जैसा कि हमें पता है कि अब ये आईओ स्ट्रीम जो है ये तो आपके इनपुट आउटपुट को मैनेज कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड की, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जितने भी प्रोग्रामिंग में जो अलग अलग नेम है यूज हो रहे हैं, जिनका कुछ न कुछ एक अपना पर्पज है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कुछ स्पेशलिटी है या कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है जिनको वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो तभी समझ में आएंगे जब हम वहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड सिंटैक्स का यूज करेंगे अपने हेडर फाइल में। ठीक है ना, तभी उसको ये जैसे ही हम काउंट लिखेंगे तो ये नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है ये फाउंड इनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी कि पर्टिकुलर किस नेम का क्या यूज है या किस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उस नेम स्पेस के थ्रू उस पर्टिकुलर थिंग को समझेगा कि ये पर्टिकुलर सिंटैक्स या ये पर्टिकुलर वर्ड क्यों लिखा गया है, और देन उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो नेम स्पेस है ये हमारा एक प्रीफिक्स है जो कि पर्टिकुलर ऑल टाइप के नेम को कंटेन, सर्टेन सेट को कंटेन करता है। जैसे आईओ स्ट्रीम फाइल डिफाइन टू नेम, ठीक है ना, तो कौन कौन से नेम डिफाइन कर रही है, एक आपके काउंट नेम को और एक आपके इंड नेम को। ठीक है ना, तो ये जो काउंट और इंड है, अगर जब तक हम नेम डॉट स्पेस नहीं लगाएंगे तो इनका मतलब प्रोग्राम के अंदर क्लियरिफाई नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर हम इस पर्टिकुलर थिंग को अगर हटा देते हैं तो हमारा प्रोग्राम आउटपुट नहीं दे पाएगा जो आउटपुट ये अभी तक दे रहा था। उसके बाद से अगर हम इसमें लास्ट पॉइंट देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि दिस कोड इज सेइंग यूज टू काउंट एंड इंड एल टूल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बॉक्स। ठीक है ना, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आप काउंट और इंडवल टूल को यूज कीजिए स्टैंडर्ड टूल बॉक्स से। अगर आपने ये टूल बॉक्स ये यहाँ पे नहीं लगाया है तो आपको इनका जो पर्पज है या इनका जो फंक्शन है वो प्रोग्राम में रन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जब भी आप इसका यूज करेंगे तो ये इसको करेक्ट करेगा कहां से, यहां से, इस फाइल से। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में हमें जो अभी तक कुछ चीजें देखने को मिली है, होप सो आपको समझ में आया होगा कि पहला हैश इंक्लूड जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्री प्रोसेसर है जो कि कॉपी पेस्ट करने के लिए कोड्स को यूज होता है। आईओ स्ट्रीम की बात करें तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को मैनेज करने के लिए यूज होता है। नेम स्पेस की बात करें तो प्रोग्राम के अंदर जो अलग अलग टाइप के नेम्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स नेम्स है जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, तो वो तभी नेम अगर आप बॉडी के अंदर यूज कर रहे हैं तो वो तभी वो अपना वर्क परफॉर्म कर पाएगा जब तक आप नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि काउंट और इंडेल। उसके बाद से जो लास्ट पॉइंट जैसा कि लिखा है कि द काउंट एंड इंडेल टूल फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बॉक्स, यानी कि ये कहां से लिए गए हैं, स्टैंडर्ड टूल बॉक्स से, जो कि हमारा नेम स्पेस स्टैंडर्ड है। अगर हम इस लाइन को न लगाएं तो ये सारे के सारे टूल अपना वर्क नहीं करेंगे दोस्तों, मतलब ये सही से अपनी परफॉर्मेंस को नहीं दे पाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हम बात करें मेन फंक्शन की। ठीक है ना, तो अगर हम मेन फंक्शन की दोस्तों बात कर रहे हैं तो मेन फंक्शन में आपको ये दिख रहा है ये सिंटैक्स इंट मेन और उसके बाद से ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि जितना भी इसके बाद से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है
वो सब कुछ इस मेन फंक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है ना, वो सब कुछ क्या होता है कि इस मेन फंक्शन के अंदर ही आता है। यानी कि आप जो भी बॉडी लिख रहे हैं तो वो बॉडी किसकी होगी, मेन फंक्शन की होगी। ठीक है ना, आप सी में भी मेन फंक्शन लगाते थे, यहां पे भी आप मेन फंक्शन लगा रहे हैं। और यहां पे इंट लिखा हुआ है, अगर यहां इंट लिखा हुआ है तो लास्ट में नीचे लिखा होगा रिटर्न 0। और ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये हर फंक्शन कुछ ना कुछ एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो इंट लिखने का मतलब है कि वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो केवल इंटीजर टाइप का ही होगा। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग सी में क्या करते थे, वॉइड लगाते थे, तो वॉइड का मतलब था कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने इंट मेन लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी। क्लियर है। तो देखिए इसमें जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द स्ट्रिंग पॉइंट ऑफ ऑल सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज द मेन फंक्शन। ये तो क्लियर है कि स्ट्रिंग पॉइंट्स ऑल द सी प्लस प्रोग्राम का मेन फंक्शन के अंदर ही करता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन योर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। यानी कि ये मेन फंक्शन कब कॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कॉल किया जाता है। और कब कॉल होता है, जब प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना, जब भी कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेन फंक्शन को कॉल किया जाता है। अगली चीज जैसे कि लिखी हुई है, सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड सिग्निफाई द एंड। यानी कि ये जो दो सिंबल आपको दिख रहे हैं ये मेन फंक्शन के बाद लिखे जाते हैं। जैसा कि देखिए यहां पे ये बना हुआ है, इसी के अंदर सारी की सारी बॉडी को हम एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड जो है मेन फंक्शन के अंदर, जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे ब्लॉक ऑफ कोड की अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे ब्लॉक ऑफ कोड कहां से यूज होते हैं, वो कहां लिखे जाते हैं, तो वो आपके पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही वो सारे ब्लॉक ऑफ कोड लिखे जाते हैं। ठीक है ना, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही वो सारे ब्लॉक ऑफ कोड लिखे जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीजें हैं समझने की। देखिए अगर आप प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हैं तो आपको सिंटैक्स को समझना होगा। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूंकि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज होने के नाते जैसे कि मैं बताऊं कि हम कहते हैं क्या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है ना। तो चूंकि ये लैंग्वेज है तो हमें पता है कि हर लैंग्वेज का क्या होता है, एक अपना ग्रामर। क्या होता है, एक अपना ग्रामर। और अगर ग्रामर की बात करें तो मतलब रूल एंड रेगुलेशन टू रिप्रेजेंट एनी टेक्स्ट। ठीक है ना। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि चूंकि अगर हम C++ की बात कर रहे हैं तो C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों तो इसका भी एक अपना जो है एक ग्रामर होगा। ठीक है ना। और इसका जो अपना पर्टिकुलर ग्रामर होगा वो ये बताएगा कि किस तरीके से हम C++ के सिंटैक्स को या कोड को रिप्रेजेंट करेंगे, कहां पे कौन से साइन लिखेंगे, कहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, कहां पे कौन सा नेम यूज करेंगे। ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें C++ लैंग्वेज की ग्रामर के थ्रू हमें मिलती है या हमें पता चलती है कि कैसे चीजों को सिंटैक्स को लिखना है। दूसरी चीज दोस्तों मैं बार बार आपके बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रामर है ये मोर रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। मोर रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को कहने का मतलब क्या है कि हमें यह पता है कि हम अगर हिंदी में कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और अंग्रेजी में मैं कुछ गलत भी थोड़ा बहुत बोल दूं तो हम चूंकि ह्यूमन थिंग्स हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ अगला क्या बोलना चाहता है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहां पे अगर उसके ग्रामर में लिखा हुआ है कि कहीं पे एक डॉट लगाना है और हमने वो डॉट नहीं लगाया,
तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वो कंपाइलर उसको एज अ एरर कंटेंट करेगा, इसी को कहते हैं मोर रिस्ट्रिक्टेड। वो अपने मन से कुछ नहीं समझेगा जब तक आप एकदम करेक्ट सिंटैक्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर वहां पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक अपना ग्रामर है, और ये ग्रामर मोर रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, क्योंकि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कंपाइलर तभी कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब ग्रामेटिकली वो हर चीजें सही हो। ठीक है, हमने जैसे कि होता है ना, हम एरर आते हैं, लॉजिकल एरर, कंपाइलर एरर, रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर की बात करें तो वो जो हम लोग रन टाइम पे आता है, जैसे कि हमने 1 को 0 से डिवाइड कर दिया, जिसका कुछ लूप में चला जाएगा आउटपुट, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट चला जाएगा आउटपुट, तो वो होता है आपका रन टाइम एरर। अगर हम सिंटैक्स एरर की बात करें तो पर्टिकुलर अगर हमने कोड में, जैसा कि मैंने बताया कि एक मोर रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, तो मोर रिस्ट्रिक्टेड अगर ग्रामर है तो मोर रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का मतलब क्या हुआ कि उसमें कहीं भी सिंटैक्स में एक भी चीज अगर छूटेगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, भले ही वो एक डॉट हो या सेमीकोलन हो। ठीक है ना। लेकिन तीसरा आपका लॉजिकल एरर होता है, और लॉजिकल एरर की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि हमारा सिंटैक्स ग्रामेटिकली सही होता है, यानी कि कंपाइलर उसमें कोई एरर नहीं दिखता, यानी जो अकॉर्डिंग टू सी के ग्रामर, सी प्लस प्लस का जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग हमने सिंटैक्स को लिखा है और हमारा सिंटैक्स कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन लॉजिकली वो गलत इसलिए है क्योंकि उसमें हमें जिस आउटपुट की जरूरत थी वो आउटपुट वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर, और ये एरर सबसे गंदा एरर होता है, बिकॉज ऑफ इसमें आपको खुद कंपाइलर बन के एक एक लाइन को देखना होता है, चेक करना होता है और अपनी गलतियों को खुद से पकड़ना होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये है, ये अभी आपने देखा कि किस तरीके से सी प्लस प्लस का मेन फंक्शन लिखा जाता है। इसके बाद से दोस्तों अगर हम आगे लास्ट आए तो फंक्शन बॉडी सेक्शन। ठीक है ना। तो फंक्शन बॉडी सेक्शन में जैसे देखिए ये आपका काउंट और आपका रिटर्न 0, ये दो चीजें फंक्शन बॉडी सेक्शन में लिखी गई है, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये काउंट और प्लस ये इंड, ये नेम स्पेस स्टैंडर्ड है, यानी कि नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यानी कि पहले से प्रीफिक्स है कि इनका यूज क्या है पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, और ये इनका यूज तभी समझ में आएगा जब हम इस नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज ऊपर हेडर फाइल में करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक चीज। तो जैसा कि देखिए पहला लिखा हुआ है कि द नेम स्पेस काउंट इज शॉर्ट फॉर कैरेक्टर आउटपुट। ठीक है। एंड डिस्प्ले व्हाटएवर इज बिटवीन द ब्रैकेट, यानी कि ये एक कैरेक्टर आउटपुट है, कैरेक्टर आउटपुट है, यानी कि एक तरीके से कहें कि डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, और ये वो सब डिस्प्ले करता है जो इस पर्टिकुलर इस ब्रैकेट के अंदर हमने अगर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये इस पर्टिकुलर चीज को जो भी ये लिखा हुआ है इसको डिस्प्ले करने के लिए इस काउंट का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें यहां पे सिंबल्स सच एज दिस कैन आल्सो बिहेव लाइक फंक्शन एंड आर यूज्ड विद द कीवर्ड काउंट। ठीक है ना। यानी कि ये जो पर्टिकुलर हम ये जो सिंबल यूज कर रहे हैं, जो हमने यहां पे यूज किया है, ये एक फंक्शन की तरह ही काम करता है। ठीक है ना। जो कि आउटपुट जो भी उसके अंदर लिखा होता है उसको आउटपुट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा जो है वो काउंट कीवर्ड के साथ ही यूज होता है। ठीक है ना। यानी कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट डबल दिख रहा है, ये जो है ये हमेशा किसके साथ यूज होता है, काउंट कीवर्ड के साथ ही यूज होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों अगली बात करें, द रिटर्न कीवर्ड्स टेल द प्रोग्राम टू रिटर्न अ वैल्यू। द रिटर्न कीवर्ड्स टेल द प्रोग्राम टू रिटर्न अ वैल्यू टू द फंक्शन इंट मेन। यानी कि ये जो हमने रिटर्न 0 लिखा हुआ है दोस्तों, ये रिटर्न 0 क्या कह रहा है, ये रिटर्न 0 ये कह रहा है कि पर्टिकुलर हम कोई ना कोई वैल्यू, ये मतलब रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है कि ये प्रोग्राम में ये कह रहा है कि ये प्रोग्राम कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन इंट मेन को। ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने ये भी आपको बताया है कि अगर इंट मेन लिखा हुआ है, इंट मेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जो इंट मेन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर जो ये इंट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हम रिटर्न 0 लिख रहे हैं,
ये हम जो रिटर्न 0 लिख रहे हैं, ये हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप की रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की। किस टाइप की रिटर्न करेगा दोस्तों? इंटीजर टाइप की। उसके बाद से दोस्तों हमारा जो अगला है, आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन कंट्रोल रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट दैट लॉन्च दिस प्रोग्राम। यानी कि जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट जाएगा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल उसको रिटर्न करेगा किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स को, कि जो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च कर सके। ठीक है, यानी कि उसको रन कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है ना। और देन उसके बाद से लास्ट क्या है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड टर्मिनेट हियर। और उसके बाद से जब एक बार कोड आपका टर्मिनेट हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद से ये पर्टिकुलर आपका सारा का सारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो होप सो आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ में आया हो। कि देखिए, हम C++ की बात करें तो C++ की अगर हम बात करें तो C++ में ये एक पर्टिकुलर इस तरीके से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ये आपका एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। और अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि किस तरीके से हमें C++ के प्रोग्राम को लिखना है। हमें कब सबसे पहले हमें हेडर फाइल यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें हेडर फाइल यूज करनी है। देन उसके बाद से हमें मेन प्रोग्राम लिखना है। और फिर उसके बाद से दोस्तों हमें बॉडी लिखनी है। ठीक है ना। तो ये तीन पार्ट है या तीन ब्लॉक ऑफ कोड है जिनमें हमने प्रोग्राम को तोड़ा है। और यही तरीका है C++ के कोड को दोस्तों इंप्लीमेंट करने का। या फिर हम ये कहें कि इसी तरीके से हम C++ के कोड को राइट डाउन कर सकते हैं। या फिर जो C++ का ग्रामर है उसका रूल एंड रेगुलेशन जो है वो यही है कि इसी तरीके से हमें C++ के कोड को लिखना है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, फोकस करने वाली चीज यही है, हम चीजों को समझे कि ये आपका क्या है, प्री प्रोसेसर है। ये आपका क्या है, आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फाइल है जो कि पर्टिकुलर सी प्रोग्राम के अंदर जितने भी नेम है जिनका एक पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है ना, उनको एक जगह उनकी मीनिंग को इकट्ठा करके रखना, ताकि हम मेन फंक्शन की बॉडी में जब कोई भी नेम यूज करें तो नेम स्पेस से ये स्टैंडर्ड से ये आइडेंटिफाई हो सके कि पर्टिकुलर वो। तो इस तरीके से हम कोड को लिखते हैं। हमें पता है कि हमारा ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन का जो हमारा काम है, वो मेन फंक्शन का काम क्या है कि हम जो हमारा यही हमारा मेन फंक्शन है, और इसी के अंदर सारी बॉडी को लिखा जाता है। काउंट और इंड ये क्या है, आपके नेम स्पेस हैं जो कि डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। और इंड एलन का यूज इसलिए हो जाता है कि मैंने पढ़ ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ, यानी इसके बीच में जो भी लिखा हुआ है वो आपका प्रिंट होगा। रिटर्न की बात करें तो ये रिटर्न ये बताता है कि ये कुछ न कुछ वैल्यू मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा, लेकिन इंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। तो होप सो दोस्तों आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।